Okay, Karan. So as Karan already introduced my name, so we can start a quick session. So in this session, we doesn't only talk about a cybersecurity awareness. It's also how you can contribute to cybersecurity and cybercrime investigation. So we can. So I share my screen. Just a second. So hope is visible to you guys. तो मैं एक चीज़ आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो करंट सेशन है, ठीक है, इसमें मैं अपना कोई इंट्रोडक्शन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि आई बिलीव जब मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूंगा तो आपके क्वेश्चंस में और ज़्यादा बूस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एट द एंड ऑफ द सेशन में मैं आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस को बूस्ट मिले और मुझे नए नए क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस मिले, जिससे मैं यूनिक आंसर आपको दे पाऊँ, ठीक है। और इस पूरे इंटायर सेशन में मैं ये यूनिडायरेक्शन नहीं होगा, ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। तो आप सब भी अपना माइक ओपन करके अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सभी आंसर करिएगा, ठीक है। ये मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल गाइस? Yes, yes. Yes, sir. ओके, तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से आप क्या समझते हैं? सर जो ऑनलाइन हमारे साथ क्राइम्स होते हैं, मतलब साइबर गूगल क्रोम पे फ्रॉड वगैरह होते हैं, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना। ओके। सो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं वो होती हैं अपडेट्स, ठीक है। तो हम अपने सेशन में भी सबसे पहले अपडेट से ही शुरू करेंगे। देखते हैं कि आप लोगों को कितनी अपडेट्स हैं साइबर क्राइम के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिक व्हाट्सएप बनाया गया है, एक मोड एपीके बनाया गया है जो अनहैकेबल है, मतलब उसको किसी भी तरीके से हम ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो सारे जितने भी क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, जिसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से अनहैकेबल एक फिगर है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मॉडर्न टर्म्स में एआई का यूज़ करके हमारी साइबर क्राइम में आ रही हैं और साइबर क्राइम को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही विशाखापट्टनम में एक रैकेट को हमने डिमोलिश करा था, ठीक है, विशाखापट्टनम में, जो आरबीआई के बिना अथॉरिटी के एक पीस पे नाम की एक कंपनी को होस्ट कर रहा था, जो बेसिकली एक पेमेंट एग्रीगेटर है या फिर एक पेमेंट गेटवे एक सपोर्टर है, ठीक है। तो उस चीज को वो कर रहा था। इन चीजों के बारे में अपडेट्स हैं कि नहीं है आपके? तो मैं फिर मतलब थोड़ा और फिर डाउन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें। नो सर। ठीक है। अच्छा, ट्रिकबॉट मालवेयर के बारे में किसने सुना है? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मतलब एक क्वेश्चन मुझे अभी आया है, जस्ट क्लिक हुआ है, कि बैंकिंग ट्रोजन से आप क्या समझते हैं? कोई भी एक फंक्शनलिटी मुझे बताओ बैंकिंग ट्रोजन के बारे में। कोई भी बता सकता है कि बैंकिंग ट्रोजन बेसिकली होता क्या है, उसका क्या एक बेसिक फीचर मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, तो इससे मुझे आइडिया लगता है कि मुझे किस फ्लो में ले जाना है पूरे सेशन को, ठीक है। ओटीपी बाईपास करता है वो? ओटीपी बाईपास करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त। नहीं, एक बेसिक फीचर, जैसे आप एक सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर हो, ठीक है, आपको सारी चीजें पता है कि हाँ ओटीपी बाईपास करता है, वो तो ठीक है, एक मालवेयर का एक वो हो गया। उसका एक बेसिक फीचर एज अ मालवेयर क्या होता है, जो उसको एक बैंकिंग ट्रोजन बोलते हैं। अगर हम किसी बैंकिंग ट्रोजन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सपोज, ठीक है, किसी डिवाइस में या फिर किसी भी सिस्टम में एक बैंकिंग ट्रोजन डला हुआ, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है कि मालवेयर को हंट करने के लिए? किसी को भी नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ।
किसी भी मालवेयर को हंट करने के लिए या फिर उसकी नेचर को एक तरीके से अब्जॉर्ब करने के लिए, उसे समझने के लिए यारा और सिग्मा रूल्स होते हैं, ठीक है। यारा और सिग्मा रूल के बारे में मैं आगे और समझाऊंगा। और उसके बाद आता है सिग्नेचर, ठीक है। हर एक मालवेयर का, हर एक जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, हर चीज का एक सिग्नेचर होता है, एक उसका हैश वैल्यू होता है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो हो सकता है MD5 में, SHA-1 में, SHA-256 में, ये वेरी कॉमन है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्नेचर, एक पैटर्न उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये वही चीज है। अगर उस चीज में किसी भी तरीके का अल्टरेशन परफॉर्म होगा तो उसका हैश वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका सिग्नेचर भी चेंज हो जाएगा। तो अभी ही ऐसा ट्रिकबॉट का एक नया मालवेयर आया है जो अपने सिग्नेचर को खुद से चेंज कर सकता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ AI वो अपने सिग्नेचर को खुद से चेंज कर सकता है, जिससे हमें उसे कैच करना कितना ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो उसको कि आपका जो जितना भी एंड पॉइंट है, जितनी भी एंड पॉइंट सिक्योरिटी, आपकी एंटीवायरस है, ये सारी सिग्नेचर बेस पे ही काम कर रहा है करेंटली। मालवेयर बाइट को छोड़ के, मालवेयर बाइट AI के साथ लॉन्च कर दिया उसने। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सिक्वेंशियल मैनर में हो रही हैं कि, और इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही है कि इसके लिए हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है फॉर अ करेंट टाइम। तो इसके लिए हम ये सारा सेशन को अरेंज कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाओ और इन चीज़ों के बारे में और सीख पाओ, ठीक है, बेसिकली। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल ब्यूरो का एक अरेस्ट, एक बहुत बड़ा अरेस्ट माना जा रहा है कि इसमें 24% पुणे के 24% पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, इन सारे लोकेशन से मिलकर कैच करा गया है। एक बहुत बड़ा ग्रुप को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करा गया है, एक बहुत बड़ा ग्रुप को डिमोलिश करा गया, ठीक है, एक स्कैम को एक्सपोज करा गया, ठीक है। तो इतनी जब प्रोफेशनल मैनर में जब चीजें होती हैं, या आपको लगेगा भी नहीं कि एक वो फेक कंपनी है। फेक कंपनी में सारी चीजें जेन्युइन होंगी, उनका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ जेन्युइन होगा, पर उनका काम बेसिकली स्कैमिंग होता है, या फिर किसी को हनी ट्रैप करना। हनी ट्रैप का मतलब समझते हो ना आप, कि बहला फुसला के किसी भी तरीके से उससे मॉनेटरी बेनिफिट उससे ले लेना। वो मॉनेटरी बेनिफिट किसी भी टर्म्स में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे कैश ही मंगवा लेगा, ठीक है, या फिर आपसे बोलेगा कि हाँ पे कर दो। वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी को दूसरी जगह सेल करा जाता है, आपको पता होगा ना ये सारी चीजें। किसी को भी आइडिया नहीं है इसके बारे में? हाँ सर। ठीक है। सो बेसिकली साइबर क्राइम डिटेक्टिव होता क्या है, ठीक है। साइबर क्राइम डिटेक्टिव एक तरीके से एक डेटा डिटेक्टिव होता है जो स्पेशल टूल्स या टैक्टिक्स का यूज करता है फॉर साइबर मतलब क्राइम को इन्वेस्टिगेट और उसे रिपोर्ट करने के लिए। यही साइबर क्राइम डिटेक्टिव का प्राइमरी मोटिव होता है। इसमें जॉब चैलेंज इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हमें वक्त के साथ साथ अपनी चीजों को भी एडवांस करना पड़ता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी का पहला रूल है, ठीक है। रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल एंड क्रिएटिविटी, यू मस्ट हैव टू बी डू इट if you in a cyber security career. You must have to be focused about your skills and creativity. Okay, then आ जाता है hunt like a pro. अगर आप किसी भी स्कैम को, किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, उसे हंट करना चाहते हो, तो एक बेसिकली मैंने 4 से 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आप बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कर पाओगे। सबसे पहले तो हमें उस टर्म को ही समझना है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग आ डिजिटल क्राइम, ये 3 वर्ड से मिलके एक हमारा सिंगल एक डेफिनेशन निकलती है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना किसी भी तरीके का, ठीक है। अभी इन्वेस्टिगेशन ओपन सोर्स भी हो सकती है और कई केसेस में आपको फिजिकली भी जाके इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है। वो आगे मैं इसी सेशन में और बताऊंगा वो क्या क्या चीजें होती हैं और हम कैसे कर सकते हैं। देन आता है डिजिटल में ज्यादातर चीजें हम ओपन सोर्स की ही या ओशन का ही यूज करते हैं, ठीक है, फॉर अ क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और सेकंड आ जाता है अपना ओशिएंट एंड रिकॉन, ये मस्ट है आपके लिए, ठीक है। आपका ओशिएंट एंड रिकॉनेसेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये सब करने के बाद जब आपके पास एक बंच ऑफ डेटा आता है, ठीक है, एक बंच ऑफ डेटा, तो उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना भी आनी चाहिए। काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेटर मैंने ऐसे देखे जिनके पास लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है पर वो कोई यूजफुल की नहीं रहती है, ठीक है। तो डेटा एक्सट्रैक्शन भी आपको मस्ट है, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। बहुत सारी इस फील्ड में आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिलेगी। बहुत लोन एप्लीकेशन बेसिकली आपने सुनी होंगी कि लोन एप्लीकेशन आपको इंस्टेंट लोन दे देती है, फिर वो आपका ब्लैकमेल करती है किसी भी तरीके की। बेसिकली ये टीनेज लड़कियों के लिए ज़्यादा हो रहा है कि उनके न्यूड्स वगैरह इन सब के लिए वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपसे मॉनेटरी फंड का आप चार्ज करते हैं, अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग, उसकी एपीआई को ट्रैक करना, उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग भी काफ़ी हद तक परफॉर्म करनी पड़ती है। मैं खुद बहुत ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। डू डीप डाइव टू रूट। अगर आपको कोई केस मिल गया है, ठीक है, सपोज करो अगर आपको कोई भी एक डाउट आ रहा है या फिर कोई भी एक स्कैम को आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ एक स्कैम है, तो उसके रूट कॉज तक जाओ। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर की इंफॉर्मेशन लाकर हमें दे दी तो वो चीज़ वहीं पर ही हम सॉल्व कर देंगे। दैट इज़ नॉट अ कंसिडरेबल, ठीक है। तो इसके लिए आपको डीप डाइव करना पड़ता है, आपको उसके अंदर जाना पड़ता है। जाना इन द सेंस ये मतलब नहीं है कि आप खुद ही उस स्कैम के पार्ट बन जाओ, ठीक है। जाने का मतलब ये है कि उसे डीपली इन्वेस्टिगेट करो कि रूट कॉज क्या है। अगर आप रूट कॉज फाइनलाइज कर लेते हो, ठीक है, रूट कॉज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप रूट कॉज अगर फाइनलाइज कर लेते हो तो आपकी 90% ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वहीं पर ही कंप्लीट हो जाती है। देन आता है डेटा करेक्शन। इसी में इंक्लूड मैंने कुछ टर्म्स भी इंक्लूड करके रखी हैं कि कभी कभी डीप डाइव करने के लिए आपको उनके नेटवर्क को भी मॉनिटर करना पड़ता है। मुझे एक रीसेंट केस याद है। एक रीसेंट केस में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मैं नाम नहीं बता सकता अभी फिलहाल, एक ऑर्गेनाइजेशन पे करा था। तो उसमें कोई भी प्रूफ नहीं थे, नेटवर्क के फुटप्रिंट तक उन्होंने पूरे रिमूव करके रखे हुए थे। सिर्फ हमें एक हिंट मिली थी और उस हिंट के अकॉर्डिंग हमने वो एक्शन लिया था। तो हमने क्या करा था कि जब एक रेड होने के बाद जब बाकी के रेड के लिए हम गए तो बाकी के रेड में हमने उनके सिर्फ नेटवर्क को मॉनिटर करा है, उसी से ही पूरा एविडेंस निकाले हमने। तो इन चीज़ों को पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा फेमिलियर होगी अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हो। हनी ट्रैप, आइडेंटिटी मिसयूज, न्यूरोलॉजिस्टिक इन्फ्लुएंस, ये आप जानते हो क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? बाकी सारी चीज़ों से तो आप फेमिलियर होगे। अगर आपको फ़ोन लॉस्ट हुआ है, आपका स्पैम हुआ है या फिर सेक्सटॉर्शन हुआ है, लोन के लिए मिसलीड करा गया है बेसिकली। लेकिन न्यूरोलॉजिस्टिक इन्फ्लुएंस, इसके बारे में अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कोई भी। कोई आइडिया नहीं है? करोगे एक बार? हाँ, कोई बोल रहा था, बोलो। कोई भी नहीं? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्टिक इन्फ्लुएंस बेसिकली आपको एक कॉल आया होगा जो आपके फादर या फिर आपके मदर किसी की भी वॉइस में आया होगा आपके पास, और वो आपको पूरा डिमांड कर रहा होगा बेसिकली एआई का यूज़ करके या फिर डिफेक्ट का यूज़ करके। आपको हो सकता है आपको वीडियो कॉल कर ले या फिर आपको ऑडियो कॉल कर ले। ये न्यूरोलॉजिस्टिक इन्फ्लुएंस में आती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन सभी को रिपोर्ट करने के लिए हमने एक सेपरेट पोर्टल बनाया है जिसका नाम है संचार साथी, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ संचार साथी कैसे काम करता है। संचार साथी में आप सारी तरीके की रिपोर्ट यहीं पर ही कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन स्टोलन हो गया है, मतलब चोरी हो गया है, ठीक है, तो आप यहीं से उसे ब्लॉक कर सकते हो। उसका एमईआई नंबर को आप यहीं पर ही ब्लॉक कर सकते हो, जिसके वजह से वो जो हार्डवेयर है वो यूजलेस बन जाता है। अगर उस हार्डवेयर को हम किसी दूसरे मोबाइल में भी लगाएंगे तो वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, ठीक है, वो कंसिडर ही नहीं होगा। अगर उसके अंदर कोई भी सिम डालेगा तो कोई टावर से सिग्नल ही नहीं देगा, ठीक है। इस तरीके से वो ब्लॉक हो जाएगा। और अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड या फिर आपका किसी भी तरीके का आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर स्पैमिंग हो रही है या फिर आपकी कलीग्स में या फिर किसी फ्रेंड को मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं आपके लोन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, बेसिकली ब्लैकमेलिंग होती है। कुछ टाइम बाद लोन एप्लीकेशन ब्लैकमेलिंग का स्टार्ट कर देती है। अगर किसी भी तरीके का ब्लैकमेलिंग हो रही है तो वो आप यहाँ पर ही रिपोर्ट कर सकते हैं। यह भी नया एड ऑन करा है। दूसरा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट फीचर मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कि टेफकॉन के बारे में, ठीक है। इसमें आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे नाम से कितनी सिम रजिस्टर है। अंडरस्टूड, ठीक है। आप यहाँ पर अपना नंबर डालोगे और जो कैप्चा ओटीपी जो भी आपको डालना है, ये पूरे डालने के बाद आपको वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि
आपके नाम पे कितनी सिम रजिस्टर। कई बार आपके डेटा इतने ज़्यादा लीक हो जाते हैं कि आपके नाम से ही मल्टीपल सिम आपकी चल रही होती है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं रियल लाइफ में, ठीक है, कि पर्सन जो बिल्कुल जिसको कोई भी आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, उसके 5-5 अकाउंट पहले से बने हुए हैं और उसके नाम पर सिम उठी हुई हैं, ठीक है, और उन सिम से मिसयूज हो रहा है। तो अब अगर हम ट्रेस कर भी रहे हैं तो वो जेन्युइन इंसान आ रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके नंबर पे कितने, मतलब आपके नाम पर कितनी सिम्स रजिस्टर हैं, वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है IMEI नंबर के वेरिफिकेशन, जो बेसिकली आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल IMEI इन्फो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आप एक जेन्युइन डाल के, और मैं IMEI इन्फो का इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत क्लोजली इन्फॉर्मेशन देता है, ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ये बहुत क्लोजली इन्फॉर्मेशन देता है और वो डिवाइस के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता देता है। मोस्ट ऑफ द जितनी भी वेबसाइट, ओपन सोर्स वेबसाइट है IMEI इन्फो वाली, वो सारी आपको सिर्फ ब्रांड का नेम बताएंगी, वो भी फिल्टर करके, ठीक है, ब्रांड का नेम बताएंगी ये, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास IMEI नंबर की लिस्ट है। मैं कोई भी एक कॉपी करके यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ। ठीक है, गैलेक्सी S21 FE 5G, ठीक है, ये इसने नाम तो दे दिया पर और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगी। ये स्मार्टफोन है, कब रिलीज हुआ था, 2021 में। लगभग आपको चिपसेट बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चिपसेट क्या डला हुआ है उसके अंदर, तो ये सैमसंग का चिपसेट भी उसी में डला हुआ है, तो आप इन चीज़ को यहीं से वेरीफाई कर सकते हो। सबने नोट कर लिया ना ये वेबसाइट? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम इंटरनेशनल कॉल्स के बारे में, ठीक है। अब ज़्यादातर फ्रॉड कॉल आपको इंटरनेशनली दिखेंगे। ज़्यादातर जब हम ट्रेस करते हैं तो वो इंटरनेशनली पाकिस्तान से ही मिलते हैं, पाकिस्तान या फिर अभी जिम्बाब्वे का भी ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉल्स को भी आप यहीं पर ही चेक कर सकते हो। काफ़ी सारे फीचर हैं संचार साथी में, तो आप इन सबको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो वो जो इंटरनेशनल आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर आएंगे आपके पास अगर कंटिन्यू आ रहा है। आप चारों नंबर को यहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हो। चारों नंबर पूरी इंडिया से बैन हो जाएंगे, ठीक है, पूरे इंडिया में वो बैन हो जाएंगे। देन इसमें एक 6th ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है, नो योर वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, आप लोग सब समझते होंगे कि ISP को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। पर जब कोई रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करता है, रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब जानते हैं ना आप सभी? रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली एक प्रॉक्सी होती है जो आपके जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर होता है उसको एक नया वे दे देती है, एक तरीके से नई आइडेंटिटी दे देती है, ठीक है। वो रिवर्स प्रॉक्सी यही काम करती है। मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूंगा जब अब अभी जैसे हम आगे सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी हम जाएंगे कि कैसे हम उसके ट्रेस करते हैं। ओके, सो बैक टू द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है, अब ये सारी चीज़ें होती कैसी हैं। डेफिनेटली अगर कोई किसी भी तरीके का स्कैम एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी भी तरीके का फ्रॉड कॉल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका डेटा कहीं ना कहीं से ब्रीच हुआ है, ठीक है। जो स्कैमर है या फिर जो स्पैमर है, सबसे पहली बात तो वो हैकर होते ही नहीं है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब हैक कर लिया, वो हैकर होते ही नहीं है, वो बेसिकली स्कैमर होते हैं। ज़्यादातर जो जितने भी मुझे मिले हुए हैं वो उन्हें यूट्यूब का अधूरा ज्ञान रहता है और उसी ज्ञान को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। सो
उनको वो जितने अच्छे से आपको स्कैम करते हैं ना, उतने अच्छे से आप उन्हें पकड़ भी सकते हो अगर आप थोड़ा सा की पॉइंट्स पे ध्यान दो। मैं आगे बताऊंगा वो की पॉइंट्स क्या है। तो मैंने जितनी भी जगह थी उन जगह में से एक एक वेबसाइट, एक एक चीज मैं आपको सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको पहले से पता हो तो और अच्छी बात है। सबसे पहले वेबसाइट में अगर आपको ब्रीच को पता करना है कि मेरी मेल या फिर मेरा नंबर हो, ये सब चीजें ब्रीच हुआ है, तो वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड, ठीक है। हैव आई बीन पॉन्ड के बाद आता है ब्रीच सेंस। ब्रीच सेंस भी एक वेबसाइट है जो आपको आपका नंबर या फिर आपका मेल को बता देती है कि किसी को ब्रीच हुई है। देन आता है ब्रीच का अपडेट। ब्रीच का अपडेट आप अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अगर आप वॉलंटियरिंग कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी में या फिर साइबर क्राइम में, तो आपको अपडेट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कब डेटा ब्रीच हुआ है इसकी सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन डेटा ब्रीच टुडे पे ही मिलती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको डेटा ब्रीच की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर सबसे एक्यूरेट एंड सबसे फास्ट डेटा ब्रीच टुडे पे ही मुझे मिला था, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड द थर्ड एक टेलीग्राम बॉट है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल बॉट है, इसका नाम है ब्रीच गार्ड। आपको पता है इन सब, किसी को पता है ब्रीच गार्ड के बारे में? यस सर। ब्रीच गार्ड में इंफॉर्मेशन सही होती है गलत होती है? सर सही होती थोड़ा बहुत सही होती है। ब्रीच गार्ड का जो सक्सेस रेट है ना वो 85% है, जो कि दूसरे बोर्डों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। या आपको ये अगर आपका ब्रीच सच में हुआ है और वो पब्लिकली अवेलेबल है, अगर वो डीप या डार्क वेब में है तो ये उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है सरफेस वेब पे, तो ये आपको बता भी देगा कि किस ईयर में आपका ये ब्रीच हुआ था और किस प्लेटफॉर्म से हुआ था, वो ये भी बता देता, ठीक है। तो कितने लोगों को पता था ब्रीच गार्ड के बारे में? मैं देखना चाहता हूँ। चैट में लिख रहे हो ना? कोई नहीं लिख रहा? यार कम्युनिकेशन करो तुम लोग, पता है अभी मौका है, और करण ने अच्छा हुआ कि मुझे बुला लिया, ठीक है। अभी मौका है तुम लोगों के पास, बहुत कुछ पूछ सकते हो, बहुत कुछ जान सकते हो अभी मुझसे। ठीक है सर, मैंने जो इम्पोर्टेंट आपसे चीज़ बोली थी डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप डेटा को आइडेंटिटी तभी आप दे पाओगे जब वो एक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में से ही अच्छा निकला हो, ठीक है। तब जाके, वरना इंफॉर्मेशन तो आप दुनिया भर की आप निकाल सकते हो, ठीक है, नो डाउट इंफॉर्मेशन आप दुनिया भर की निकाल सकते हो, पर यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी आईपी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आईपी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने लुकअप वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, पर आपने यही चेक नहीं करा कि उस पर सर्विस क्या होस्ट हो रही है, तो वो आपके लिए यूजफुल कैसे हो सकता है? ठीक है, आप कैसे उसे ट्रैक कर सकते हो? ये सारी चीज़ें क्वेश्चन अपने आप से मतलब पूछा करो उस टाइम, ठीक है। तब क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। तो हमारा जो डेटा एक्सट्रैक्शन है, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए हमने एक फ्री प्लेटफॉर्म निकाला हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन कैंप। ये बेसिकली अभी रनिंग प्रोजेक्ट है, इस पे काम काफ़ी चल रहा है। इसमें भी IMEI इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पर ये आपको रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि इस पर अभी काम चल रहा है, और काम पूरा होने के बाद सिर्फ अथॉरिटीज़ ही इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें ओपन सोर्स रहेंगी। तो इन्वेस्टिगेशन कैंप ये आपका बहुत मतलब, अगर आप साइबर वॉलंटियर में सिलेक्ट होते हो तो ये आपका एक बड़ी पार्टनर बन जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें ये आपको ऐसी सॉल्व करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक टैब है CDR एनालाइजर, CDR एनालाइजर के नाम से। CDR का मतलब जानते हो आप सभी? CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। अगर आपको किसी की कॉल की डिटेल्स निकालनी होती हैं साइबर सेल के अकॉर्डिंग, तो वो सारा एक एक्सेल शीट में आता है। मैं वो आपको दिखाता हूँ एक्सेल शीट कैसे दिखता है, ठीक है। कुछ ऐसा रहता है एक्सेल शीट। अब इसमें आप क्या ही आइडेंटिफाई करोगे कि
क्या कौन सा टावर है, किस जगह पर कब कॉल हुआ था, कितने मिनट के लिए हुआ था, आप इसमें आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, कितना भी आप अच्छा एक्सेल चला लो। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बना देता है CDR। मैं क्विकली सर इसको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था। सर इस पे मतलब CDR प्रोसेसर पे इंटरनेशनल कॉल्स की भी डिटेल निकली जी। हाँ, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो इंटरनेशनल कॉल की है, ठीक है। अच्छा ओके सर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हो सकता है कि मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है। सर क्योंकि कॉल डिटेल जब भी हम निकालते हैं, कैसे कॉल हिस्ट्री निकाल देते पूरा सब। हाँ, अगर कॉल की डिटेल्स आप किसी भी नंबर की ट्रेस करके निकलवाते हो, ठीक है, ये पूरी चीज़ें ऑफिशियली होती हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है आपको, और उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ये पूरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही होती हैं, और कोई ISP ऐसे देता भी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही होती है, और ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है। मतलब अगर मैं बहुत बड़ी बोल रहा हूँ तो 10,000 इसका मिनिमम होता है। 10,000 रिकॉर्ड इसके मिनिमम होते हैं। तो 10,000 में से कुछ 2 या 5 यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए ये देता है, ठीक है। तो ये पूरा इधर पे लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद एक्सपोर्ट आपको जिसमें भी करना हो उसमें आप कर लीजिए। ये पूरा यहाँ पे सेक्शन बना देता है। अभी मेरे केस में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी फाइल्स बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। 10,000 से भी ज़्यादा उसमें रिकॉर्ड्स हैं करेंटली। तो और हम फीचर को देखते हैं इसके। आगे आपको IC हैश जनरेटर में मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना कि हर एक चीज़ की एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, जिसे हम सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हर एक चीज़ को सिग्नेचर लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी भी प्रूफ को, किसी भी एविडेंस को अगर हम कलेक्ट करते हैं, तो उसका सिग्नेचर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें किसी भी तरीके का अल्टरेशन परफॉर्म ना हो, ना हमारे साइड से ना ही किसी दूसरे के साइड से, ठीक है। किसी भी तरीके का अल्टरेशन परफॉर्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको एक सस्पेक्ट मिल गया है, ठीक है, आप एक डिटेक्टिव हो, ठीक है, एक साइबर क्राइम डिटेक्टिव हो, इन्वेस्टिगेशन में आप हेल्प करते हो साइबर पुलिस की, ठीक है। आप गए हो और आपको एक मशीन मिल जाती है, एक मशीन जिसमें सिर्फ एक पेन ड्राइव लग सकती है, ठीक है। अब एक पेन ड्राइव में लगने के बाद आपका सबसे पहला काम ही यही रहता है कि आप उसे बिना अल्टरेशन करे उसका पूरा एक क्लोन बना लो। क्लोन बनाने के बाद भी आप उस पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म नहीं करते हो, उसके बाद उसका सिग्नेचर निकालते हो। सिग्नेचर निकालने के बाद फिर आप उस पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो उसके क्लोन पे जो भी अल्टरेशन आपने परफॉर्म करा है उसके बाद फिर से एक सिग्नेचर निकला जाता है, ठीक है। उन सिग्नेचर को नोटेड करा जाता है कि हाँ ये पॉइंट पे ये सिग्नेचर था। और ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा एविडेंस होती हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट करोगे तो वो सिर्फ आपके सिग्नेचर देखेंगे, प्रूव एंड सिग्नेचर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका हैश वैल्यू जनरेटर आपको मतलब जो भी आपका डिजिटल एविडेंस है, जो भी आपका क्लोन फाइल है, ये उसको यहाँ पर आप उसको चूज करके ले सकते हो और ये उसका सिग्नेचर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। मोस्टली हम SHA-1 ही यूज कर रहे हैं। तो ये SHA-1 में मैंने बोला था ना 3 कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। SHA-384 भी बहुत जगह यूज होता है पर इतना ज्यादा नहीं। SHA-1, SHA-256 एंड MD5, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में करण ने बताया होगा, इन चीज़ों के बारे में, इन इनक्रिप्शन मेथड के बारे में करण ने बताया होगा शायद, है ना, कि कैसे काम करते हैं। यस सर। ओके, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो फिर आप में एक अलग से स्वैग आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई विल फाइंड यू, ठीक है। का यूजफुल इंफॉर्मेशन से ही हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग है तो आप
तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को यूजफुल बनाना आपका पहली प्रायोरिटी रहती है जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद यूजफुल इन्फॉर्मेशन से आप उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। उनका यूज करके आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। देन मैंने कुछ टूल्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। सबसे पहला CSI। CSI के बारे में कौन कौन जानता है? हाँ हाँ, CSI यूज किया है। CSI यूज करा है? हाँ, अभी भी करता हूँ CSI लिनक्स। CSI लिनक्स अभी यूज करते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई? अच्छा, किसी ने देखा है कैसे दिखता है? नो सर। चलो दिखाते हैं, ठीक है। आप अपने CSI को खुद कस्टमाइज भी कर सकते हो, ये चीज भी पता है ना आपको? मैं CSI का ऑफिशियल वॉलंटियर रह चुका हूँ और CSI की कुछ चीज़ें मैंने खुद ने ही प्रोग्राम करी हुई हैं। इसकी कुछ TU फाइलें होती हैं, TUI फाइलों को मैंने ही कुछ लिखे हुए हैं, कुछ इसमें फीचर मेरे ऐड ऑन करे हुए हैं, ठीक है, CSI लिनक्स में। आगे बताता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। CSI में आप डायरेक्टली केस को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सिक्वेंशियल एक फॉर्मेट आपको देता है जिससे आपकी केस स्टडी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। सबसे पहले आप जैसे ही स्टार्ट करते हो आपको CSI का इधर सिंपल एक लोगो दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको एक क्विक पोर्टल आपको दे देगा। क्विक पोर्टल में सबसे पहला काम ही ये रहता है कि आप स्टार्ट केस करो और केस को एक नाम दे दो, ठीक है। अब ये ओपन का बोल रहा है, मुझे नया करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का नाम, फॉर एग्जाम्पल एंटर केस, और जितने भी आप किस तरीके का केस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। ओशेंट होता है, सॉकमेंट होता है। सॉकमेंट के बारे में जानते हो ना, कि एक्सप्लेन करूँ मैं थोड़ा सा? हाँ, सॉफ्टवेयर पता है। सिर्फ एक को ही पता है कि सबको पता है? सर नहीं पता। नहीं पता। सर पता है। बेसिकली जो ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं ना, SOC के बारे में पता हुआ है थोड़ा सा? जितने भी ऑपरेशन सेंटर होते हैं ज़्यादातर कंपनीज में, अब सॉक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ठीक है। तो जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं जहाँ से सारी चीज़ें मैनेज करी जाती हैं, एक तरीके से कंट्रोल करी जाती हैं, ठीक है। सारी पॉलिसीज, सारी जितनी भी लीस्ट प्रिविलेज होती हैं वो सारी वहीं से इम्प्लीमेंट करी जाती है। उसको अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो वो एक सॉकमेंट का पार्ट आ जाता है। और बाकी सॉकमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो ये मैंने क्विक में बताया आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड होती हैं जो मैंने अभी यहाँ पर नहीं बताई है, ठीक है। फिर आता है डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन में। अगर आप डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन सेफली करना चाहते हो या फिर स्टार्ट करना सीखना चाहते हो तो CSI से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। CSI, होनेक्स वगैरह ये सारी चीज़ों पे आप कमांड बना लो तो आप डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्विकली। डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपके पास एक इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आफ्टर क्राइम होता है, ठीक है। जितने भी डिजिटल एविडेंस रहते हैं वो सारे कलेक्ट करना, उसे इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, बेसिकली। यहाँ पर आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। क्लाइंट का नेम लिख सकते हो, क्लाइंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड और क्लाइंट नंबर, सस्पेक्ट नेम। अगर आप सस्पेक्ट आपको लगता है पहले से कोई है तो आप उसका डोमेन वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये आपकी फाइलें भी सेम, जैसा आप केस को स्टार्ट करोगे आपकी फाइल भी वैसे ही अरेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक करके दिखाता हूँ। ये केस
फिर ये सारी चीज़ जब आप फिलअप कर दोगे तो आपको ये बताएगा किस तरीके का है ये। तो आप वो चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कहीं मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें इनबिल्ट है, CSI का फीचर है एक तरीके से। आप डोमेन ओशन वगैरह, डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन जो भी आप करना चाहो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जियो IP मतलब जियो लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, सपोज करो आपको एक केस मिला है, आपको एक IP मिली है, उसको अगर इन्वेस्टिगेट करना है, अब आप कंटिन्यू बैठ के तो एक बार में करोगे नहीं उसे इन्वेस्टिगेट, तो सिंपली आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आपका सिक्वेंशियल फॉर्मेट एक तैयार हो गया है, ठीक है। आप जब चाहो क्विकली उसे विजिट कर सकते हो और उसे एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पर आपने जो जो भी चीज़ छोड़ी होगी आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन में आओ या फिर जब आप क्राइम को इन्वेस्टिगेट करो, आप सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करो, तो आपका एक प्राइमरी मोटिव ये होना चाहिए कि मैं सारी चीज़ें सिक्वेंशियल मैनर में रखूँ, एक फॉर्मल मैनर में रखूँ, ठीक है। जितनी चीज़ें बिखरी होंगी उतना ज़्यादा हमें टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट टू ऑल, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। उसके बाद जो भी आपका एक्सेस पॉइंट रहेगा, CSI की फीचर यही सबसे अच्छा फीचर लगता है मुझे कि आपको अडेप्टर खुद ही ये हर बार पूछ लेता है कि आपको कौन सा अडेप्टर यूज़ करना है। कई बार नेटवर्क को एनालाइज करने में या फिर फुटप्रिंट ट्रेसिंग करने में आपको एक्सटर्नल अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आपको सेटिंग्स में जाके जैसे विंडोज़ में चेंज करना पड़ता है, वो चेंज नहीं करना पड़ता। CSI आपको डायरेक्टली वो पॉपअप दे देता है, आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर वेगल की API वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर डाल सकते हो। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर अ क्विक डेमो, क्योंकि मुझे और भी चीज़ दिखानी है। इसके बाद आता है सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट में सारे जनरल केस मैनेजमेंट ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूट योर ट्रैफिक थ्रू टॉर। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और आप एक एक्स्ट्रा लेयर चाहते हो, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्स्ट्रा लेयर के साथ ही इन्वेस्टिगेट करो अगर आप लर्निंग स्टेज में हो तो, ठीक है। तो आप टॉर को यहीं से ही कनेक्ट कर सकते हो, आपका पूरा नेटवर्क टॉर चैनल पे ही चलेगा, ठीक है, ऑनियन से ही होते हुए जाएगा पूरा। देन इसमें एक क्विक फीचर दिया है क्रिप्टो करेंसी का, तो आप यहाँ पर बेसिकली मैं ये इसका एक और फीचर बताना सही नहीं होगा, ठीक है, तो मैं इसको एक छोड़ देता हूँ अभी। इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो ऐसे मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये कुछ लुक है, क्विक लुक है CSI का। आप यहाँ से जाके डायरेक्टली टॉर को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप अपना पासवर्ड डालोगे और अपना अडेप्टर को चूज करोगे, ये आपको कर देगा टॉर से कनेक्ट, ठीक है। ये ऑन कर दिया मैंने CSI टॉर। जो भी आपका पुराना IP टेबल होगा वो ये सारा फ्लश कर देगा। उसके बाद न्यू जनरेट करेगा, न्यू कार्ड जनरेट करेगा, ठीक है। देन यू कैन रेडी टू गो। CSI के ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मेरा CSI थोड़ा सा कस्टमाइज है तो मैं इधर पे वो चीज़ें नहीं दिखा सकता, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो उन चीज़ों को। अगर आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि CSI से ही स्टार्ट करो आप, ठीक है। देन सेकंड आता है माल्टेगो। माल्टेगो तो आप सभी ने सुना ही होगा एंड यूज भी करा होगा आई थिंक। यस सर। हाँ हाँ यूज किया है। माल्टेगो का बेसिकली अभी सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज में नहीं आता। माल्टेगो का API इंटीग्रेशन आप काफ़ी सारी चीज़ों में कर सकते हो। अगर आप एक सिंपल स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो तो आप वहाँ पे माल्टेगो की API का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और बूस्ट से मेरा मतलब है यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉर्मल इंफॉर्मेशन तो कोई भी निकाल लेगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन। देन थर्ड आता है स्पाइडर फुट। स्पाइडर फुट का भी यूज़ करा होगा किसी ना किसी ने। यस Yes, sir. फूड भी यूज किया। बिल्कुल, ठीक है। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर जिसने भी उसका सही जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरा एक दिन दूंगा। तो स्पाइडर फुट में काफ़ी सारी APIs लगती हैं प्रीमियम, वो पूरी प्रीमियम APIs रखी हुई है मेरे पास एक फाइल में। मैं फाइल डायरेक्टली उसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सन कैल्सी। सन कैल्सी के बारे में सुना है किसी ने? नो सर।
नहीं सर, क्या सर दोबारा बोलिए। सन कैल्सी एक बहुत ही पावरफुल एंड कमाल का टूल है। ये बेसिकली किसी भी फोटो को इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बेसिकली अगर किसी फोटो में लाइट आ रही है या फिर सन आपको दिख रहा है तो उस सन से ये जियो लोकेशन आपकी बता सकता है। ठीक है, इतना कैपेबल है ये टूल। कई बार तो मैंने इसको खुद भी चेक करा है कि अगर किसी इमेज में आपको पीछे सन दिख रहा है और अगर आप इस टूल के थ्रू उसे उस इमेज को इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपका 90% चांस है कि वो आपको सही जियो लोकेशन आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको सही निकाल के दे देगा। उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के रेडियस में ही वो इंसान ने फोटो खिंचवाई होगी। इतना ज़्यादा एक्यूरेट टूल है। अगर आप मॉडर्न वॉरफेयर में देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सर एक बार रिपीट करो ना टूल को। ये टूल पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर मैंने आपको CSI इसलिए दिखाया है क्योंकि ये CSI के अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, इसका यूज का एक बार आपस बताओ ना, समझो ना अच्छे से। अगर आप किसी इमेज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इमेज कहाँ पर किस पोजीशन पे ली गई थी। ठीक है, अगर उस इमेज में आपको सन दिख रहा है तो आप सन कैल्सी का यूज कर सकते हो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए कि उस पॉइंट पर आके उस पर्सन ने अपनी इमेज खींची होगी। ठीक है, या फिर खिंचवाई होगी, या आपको एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के दे देता है। लॉन्गिट्यूड सन दिखेगा तो ही आएगा ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकाल के। बिल्कुल इसको ये बेसिकली शेडो को रीड करता है। अगर मैं आपको और नॉर्मल बातों में समझाऊं तो ये बेसिकली शेडो और रिफ्लेक्शन को रीड कर सकता है। ओके ओके सर, मतलब सर जिसमें शैडो वगैरह सन वगैरह से लाइट नहीं रहेगा तो उसमें ये नहीं कर पाएगा ना वर्क। उसमें ये नहीं कर पाएगा। अगर आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, सपोज करो इमेज पे, अगर इमेज है आपकी, आप एक पर्सन सीधे खड़े हुए, आपके पीछे रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप पीछे से शाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। आपको बहुत सारी बाहर की फोटो ऐसे मिलेंगी जहां पर आपको रोशनी ज्यादा मिलेगी या फिर सन पीछे कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो आप उसे इन्वेस्टिगेट यहाँ से कर सकते हो। इसका एक AI पे भी काम हो रहा है जो आपकी करंट प्रॉब्लम है ना वो उसको सॉल्व कर देगा। आप ये चाह रहे हो ना कि किसी भी इमेज की, किसी भी बाहर आउटडोर की इमेज को अगर हम एनालाइज करें तो उससे हमें जियो लोकेशन मिल जाए। हाँ सर, मतलब कोई भी इमेज रहे, कैसा भी इमेज रहे, उसका लोकेशन हमको फाइंड हो जाए किधर का भी रहे, अगर वो इमेज फेक है ओरिजिनल वो भी। नहीं, बेसिकली वो इंडोर में पॉसिबल नहीं है, वो आउटडोर में पॉसिबल है। और उसके पीछे सन कैल्सी का AI काम भी कर रहा है। वो AI का यूज करके एक मॉडल को तैयार कर रहे हैं, जिसके ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। एक मॉडल को तैयार कर रहे हैं जिससे वो रिफ्लेक्शन को रीड कर सकते हैं साइड से भी, तो वो सन दिखे या ना दिखे, शेडो दिखे या ना दिखे, डजंट मैटर। और सिर्फ एक आउटडोर की इमेज होनी चाहिए जिससे वो जियो लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उनके सक्सेस रेट भी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। स्टेट्स मैंने पढ़े थे लास्ट। ठीक है, उनके सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। होप बहुत जल्दी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन हाँ बोलिए। सर अगर जैसे आज के टाइम में देखो ना, कितना एडिटिंग वगैरह, बहुत ज्यादा एडिटिंग करते हैं कि इसमें ऐसा लगता ही नहीं कि फोटो मतलब एडिटिंग किया हुआ है, क्या उसको भी ये कर लेगा? बेसिकली यही पॉइंट है कि हाँ, हम उसको भी रीड कर सकते हैं अगर वो इमेज पिक्सेलेट नहीं हुई है। पिक्सेलेट का मतलब समझ रहे हो ना, अगर उसका पिक्सल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हुआ तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो इमेज ही पिक्सेलेट हो गई है तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके सर। इमेज के बारे में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, मैंने लिखा है, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक मैंने भी मॉडल तैयार करा है। ओके सर, नेक्स्ट आता है, ये कोई टूल नहीं है, ये बेसिकली कप ऑफ कॉफ़ी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। ठीक है, ये कोई टूल नहीं है, इसे कोई टूल मत समझना, इसे कप ऑफ कॉफ़ी है। इसको भी अपने साथ रखना तो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। फॉर मेरे लिए तो हो जाती है। ठीक है, मीन सर, जी बोलिए। इसका मतलब नहीं समझे सर। कप ऑफ कॉफ़ी का मतलब नहीं समझे? कॉफी है ब्रो, कॉफी, सिर्फ सिंपल कॉफी कप पीने के लिए पीते हैं, जो हम पीते हैं ना चाय। ये कॉफ़ी पीने से, मतलब कॉफ़ी से अच्छा टूल मुझे आज तक कोई लगा ही नहीं। अगर मुझे कोई भी टूल ना मिले, सिर्फ कॉफ़ी मिल जाए तो आई कैन हैक एवरीथिंग। ठीक है,
टिप ऑफ द सेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहता था कि इस सेशन से आप क्या सीखते हो, ठीक है। डू कंटिन्यू रिसर्च। अपनी रिसर्च को जितना आप इम्प्रूव करना चाहो उतना आप कर सकते हो कंटिन्यूसली उसको करके, ठीक है। अगर आप एक दिन अपडेट लेते हो, 2 दिन अपडेट लेते हो, अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू कर दो सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल के, तो आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकती है। और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आपका रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा आप रिसर्च करके जाते हो और जो क्राइम सस्पेक्ट होता है वो आपसे 2 कदम आगे निकल जाता है, ठीक है। तो उसको 2 कदम को हम रोज हराने के लिए हमें कंटिन्यू रिसर्च करनी पड़ती है कि हम उस 2 कदम को रोज हरा पाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गेमलिंग और जितना भी सट्टा वगैरह होता है ये कितना ज्यादा इलीगल है, ठीक है। पर इसी का एक रास्ता निकाल दिया है, इसको कोर्ट में या फिर कैसे भी मैनिपुलेट करके ड्रीम लेवल वगैरह ये सब क्या है, ये सब एक गेमलिंग ही तो है, पर ये ओपनली उन्होंने लीगल कर दिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिसर्च। क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च कर ली है कि वो इलीगल चीज को भी अब लीगल करके बेच रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू नो न्यू अबाउट TTPS। मैंने इतना पॉज इसलिए लिया है क्योंकि TTPS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। TTPS का मतलब जानते हो ना आप सभी? TTPS का मतलब होता है टैक्टिक्स, टेक्निक और आपका सही प्रोसीजर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको न्यू टेक्निक्स, न्यू टैक्टिक्स को डिस्कवर करना पड़ता है, न्यू टेक्निक्स को सीखना पड़ता है, ठीक है, और उसे एक प्रोसीजर में लाना पड़ता है। जब तक ये दोनों चीजें एक प्रोसीजर में नहीं आएंगी तब तक ये चीजें सिर्फ डाइवर्जन का काम करेंगी आपका, ठीक है। अगर आप इन दोनों चीजों को एक प्रोसीजर में लाते हो तो आप जो चाहो वो उसको अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना ओशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप अपनी टेक्निक को एक प्रोसीजर में ले आओ कि मुझे ये कंटिन्यू करना है, ठीक है, और कैसे करना है ये भी आपने प्लान कर लिया, तो ये आपका ओशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप डाइवर्ट नहीं होते हो अलग अलग चीजों में। अगर आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन भी मिली तो आप देखकर ही एनालाइज कर सकते हो कि हाँ ये मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर मेरे लिए एक रैबिट होल है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निक्स, प्रोसीजर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो टिप मेरी तरफ से है वो है एक्सपेंड एंड एक्सपेरिमेंट इनटू इट। अगर आप किसी चीज को समझ लेते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, बग हंटिंग हो सकती है, रेड टीमिंग हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है, तो उस टॉपिक को एक्सपेंड करो, खुद की रिसर्च से एक्सपेंड करो और उस पर एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। एक्सपेंड और एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नई चीजें सीखने के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में से कोई भी इन दोनों चीजों को अप्लाई कर लेता है मेरे कहने से, तो आप काफी आगे बढ़ सकते हो, नो मैटर, ठीक है, नो मैटर कितनी भी डिफिकल्टीज आए, काफी आगे बढ़ सकते हो। देन फोर्थ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है योर फर्स्ट डिफेंस इज योर साइकोलॉजी देन यू, ठीक है। अगर आप ये समझते हो, अगर आप अपने ब्रेन को, अपने साइकोलॉजी को ट्रेन कर लेते हो किसी भी चीज से बचने के लिए या फिर डिफेंस के लिए, तो आज से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइबर सिक्योरिटी या फिर स्कैम फ्रॉड का नॉलेज हो गया, आपकी वो साइकोलॉजी ट्रेन हो गई है, तो अब आप ही नहीं, आपके साथ में जितनी फैमिली मेंबर है, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली सेफ हो जाते हैं, ठीक है। ये ट्राई करके देख लेना। अगर आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके सिस्टर के पास भी अगर आपका फेक कॉल आता है तो आप उसी टाइम में उसको रोक सकते हो, उसी टाइम में उसको खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपकी वो साइकोलॉजी डेवलप हो गई है और अब आप वो साइकोलॉजी अपने जितने भी कलीग्स हैं या फिर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें आप शेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए अपने पहले साइकोलॉजी को उसके लिए ट्रेन करो, देन आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है। सर डाउट नहीं, दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। हाँ पूछिए बिल्कुल। सर अभी मतलब लेटेस्ट में कौन से सर टूल्स वगैरह पे रिसर्च हो रहा है, जो अभी न्यू टूल्स आने वाले हैं, ऐसा कुछ? न्यू बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल पे ज्यादा रिसर्च हो रहा है अभी, ठीक है। जो C2C होते हैं इन पे ज्यादा रिसर्च हो रहा है। मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा एट द एंड में, ऐसे कुछ इनपुट बताऊंगा जहां से आप काफी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये
ये बेसिकली मेरा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन था जो मैंने नल बाइटर के साथ, एक नल बाइटर एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं और मेरे गाइडर भी हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे गाइड करा है। तो उनके साथ ही मैंने ये स्कैम को एक्सपोज करा था। ये सारी वीडियो फुटेज है, ये जितनी है ये उतनी है जितनी मैं पब्लिकली दिखा सकता हूँ, जितनी मैंने यूट्यूब पे डाल के रखी है, ठीक है, ये उतनी ही वीडियो है। ये पूरा स्कैम कंपनी बेसिकली कर क्या रही थी, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, सब कुछ था, बस ये क्या करता था, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए ये फ्रॉड एक तरीके से पूरा ही तैयार करता था कि मतलब दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए किसी दूसरी कंपनी से पैसे ले लिया आपने और वो पैसे आपने खा लिए, ठीक है। उस पैसों को ये इतनी सफाई से खाता था कि आप इस पे रिसर्च ही नहीं कर पाते थे, मतलब किसी का सोच रहे हो ना, किसी का पॉइंट ही नहीं जाता था कि कोई एक इतनी जेन्युइन कंपनी ऐसा कर सकती है। पर ये पूरा स्कैम कॉल सेंटर है और इसके बारे में और आगे आप जानोगे। इसके और फीचर भी हैं, इसके स्कैम के भी अलग अलग फीचर हैं, ठीक है। ये तो करती है, ये तो मेन जो पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ट्रेस करा था। इसके और भी काफी सारे फीचर हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को दिखाने का मोटिव क्या था और आप इससे क्या सीखे हो, ये बताओ। किसी ने नहीं देखा क्या? सर आपने उतना ही दिखाया, मतलब जितना हम दिखा सकते थे, आपने अपने गाइडलाइंस के थ्रू उतना नहीं दिखाया, मतलब आपने जो हाँ, पर इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखने को मिल सकती है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जिक्र करा है, ठीक है। सर आपने कैम हैक किया था, वो कैमरा एक्सेस लेके कैम हैक करके आपने एक पर्सन को एरो के थ्रू हम लोग को दिखा रहे थे। नहीं, वो ठीक है। मेन इनकी वल्नरेबिलिटी क्या थी, क्या इन्होंने ऐसा लूप होल छोड़ा था जिसकी वजह से हम इनके सिस्टम में घुस पाए थे। अरे एक बार और दिखाइए ना। एक बार और। सर ये क्या चीज था? क्या? सर यहाँ पे जो लाइट लपकी थी ना, देखिए यहाँ पे क्या चीज था? ये और बैक, ये और पीछे सिस्टम में ये। हाँ सर, ये क्या चीज है? बेसिकली जब कैमरा एक्सेस होता है तो वो जो लाइट एक्सेस होती है ये वही है, ठीक है। ये तो अलग से एक इमेज डाली हुई है इसमें, ये वीडियो का पार्ट नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए डाली हुई है कि हमने कैसे इसको स्टार्ट करा, ठीक है। मैं आपको कंक्लूड करता हूँ सारी चीज़ों को। बेसिकली इन्होंने एक सिस्टम को खाली छोड़ दिया था जो इनका 24/7 कंटिन्यू रनिंग में रहता है। तो इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। हमने एक तरीके से अपने एक प्रोटोटाइप को भेजा उस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। उस कंपनी ने उसमें जाके सिर्फ उस ओपन पीसी में जाके हमारी एक पेन ड्राइव को लगाया था, जिससे हमें रिवर्स शेल मिल गया था। रिवर्स शेल को जैसे हमने एक्सप्लॉइट करा, रिवर्स शेल जैसे हमने लिया तो हम चीज़ों को और ज़्यादा स्कैन करने लगे, पूरी नेटवर्क को स्कैन करने लगे। नेटवर्क को स्कैन करने के बाद हमें उनका कैमरा मिला, कैमरे को हमने इजीली एक्सप्लॉइट कर लिया, ठीक है। काफ़ी सारे 0 डेज रहते हैं, 0 डेज के बारे में और ज़्यादा इंसाइट बताऊंगा मैं, ठीक है। उस कैमरे को हमने एक्सप्लॉइट करा, एक्सप्लॉइट करने के बाद वो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी। अब हमें चाहिए था तो बस एविडेंस, ठीक है। तो वो एविडेंस वाला पार्ट में नहीं दिखा सकता।
वो एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही हमने उसको रिपोर्ट करा था। तो बेसिकली ये पूरा जो चीज़ें परफॉर्म करी गई थी, ये भी एक पूरी ग्रुप के अकॉर्डिंग ही करी गई थी। नल बाइटर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें मुझे भी थोड़ा इनपुट देने का मौका मिला था, जिस वजह से मैं ये वीडियो आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। देन अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है, हु एम आई? ठीक है, माय नेम इज प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आई एम अ सिक्योरिटी रिसर्चर एंड अ सीसी इन्वेस्टिगेटर। I'm a member of a DEFCON DC 702. I'm a member of a GCA. I'm a hacker at HackerOne and many more। आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, मुझे गूगल पे। किसी को कुछ जानना है अभी? ठीक है सर, आप हमको कुछ सजेस्ट कर सकते हो, जैसे हम लोग को अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर या किसी चीज पे रिसर्च करना है, तो हम लोग किस टॉपिक पे या किस चीज पे हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं? बेसिकली तुम्हें जहाँ प्रॉब्लम दिखे साइबर सिक्योरिटी में, तुम वहाँ पर प्रोजेक्ट अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है, जैसे किसी ने, तुम में से किसी ने ही बोला था कि इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्यों ना ऐसा प्रोटोटाइप बनाओ तुम, जिससे तुम पिक्सेलेड इमेजेस को भी आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तुम्हें बस देखने की रिक्वायरमेंट है कि जैसे तुमने प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लिया, तुम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। डजेंट मैटर वो कितना डिफिकल्ट होगा, कितना टाइम लेगा, कंपनी उसे अप्रूव करेगी भी कि नहीं करेगी, डजेंट मैटर। अगर तुम उस चीज़ में अपने एफर्ट को पुट कर रहे हो तो वो एफर्ट दिखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और किसी के क्वेश्चन है पूछ सकते हो भाई, अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ, कुछ भी पूछ सकते हो अभी। अच्छा सर, अगर साइबर सेल में ऐसा आप जिधर काम करते हो उधर हम लोग को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एग्जाम वगैरह देना पड़ता है साइबर सेल के लिए? एग्ज़ाम, साइबर सेल की एग्ज़ाम, अगर आप उधर पे परमानेंटली अपॉइंट होना चाहते हो तो आप एसआई की एग्ज़ाम निकाल सकते हो। एसआई की एग्ज़ाम के थ्रू भी आप साइबर सेल में जा सकते हो। और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं डेफिनेटली साइबर सेल के लिए ही। और बाकी अगर आपको सिर्फ कंट्रीब्यूट ही करना है तो आप वॉलंटियर की तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने स्किल के साथ, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हाँ सर, ये पोर्टल मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं, मैं दूसरा पोर्टल दिखा रहा था, एक सेकंड। अब यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा साइबर वॉलंटियर का। ठीक है, साइबर वॉलंटियर पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेना, साइबर रजिस्टर एज अ वॉलंटियर। जब आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फील्ड्स बताएगा, मल्टीपल फील्ड्स आपसे पूछेगा कि आप साइबर एक्सपर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका स्किल सेट है इसमें मैच होता है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करूंगा और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल मिलेगा। जब आप इसको फिलअप करोगे तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड होगा। ठीक है, अभी मैं साइन इन पर मुझे शो कर रहा है ये पूरा पोर्टल पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा और यहाँ पर आपका रिज्यूमे वगैरह ये सब इनपुट मांगेगा। ये सब पूरी फील्ड जमा होने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो एज अ साइबर वॉलंटियर आपके नियरेस्ट साइबर सेल में पहुंच जाएगा। ये बेसिकली मैं भोपाल के लिए बता रहा हूँ, आप सभी भोपाल के हैं ना? नो सर, मुंबई। मुंबई यूपी। मुंबई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वॉलंटियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी नियरेस्ट होगा, आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट आप जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी नियरेस्ट होगा वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी। पहुँच जाने के बाद वो आपसे हो सकता है आपको वो टेलीफोनिक आपसे कांटेक्ट करें या फिर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। आपसे बेसिकली रीच आउट करेंगे वो एक डेफिनेट टाइम के बाद। ठीक है, साइबर वॉलंटियर्स के लिए एक डेफिनेट टाइम होता है 15 to 20 डेज। उसके बाद वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। आपको मतलब एक
बेसिकली एक गेट टुगेदर होता है, आपकी नियरेस्ट साइबर सेल में गेट टुगेदर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन पे आप डिस्कस करते हो और जो भी एक्शन प्लान है वो आप डिस्कस करते हो। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपका पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक करा जाएगा, उसके बाद एज अ वॉलंटियर आपको अपॉइंट करा जाएगा, ठीक है। अब अगर आप साइबर एक्सपर्ट हो तो मल्टीपल ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे सिर्फ पुलिस या साइबर सेल कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है। वहाँ पर आपको अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अपने स्किल सेट को मैंने बोला है ना कि रिसर्च करते रहो और यूनिक और क्रिएटिविटी बना के रखो, जिससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पोर्टल को भी ध्यान से सब लोग देख लेना और इसमें अप्लाई कर देना अगर आप साइबर पोर्टल को जानता हूँ मैं, एक बार मैंने ट्राई किया था बट मेरे पास स्किल सेट नहीं था तभी कुछ इतना। ठीक है, तो स्किल सेट नहीं है अगर आपके पास इतना, तो आप साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में अप्लाई कर दो, ठीक है। उसमें 2 ऑप्शन आते होंगे ना, साइबर एक्सपर्ट का आता होगा और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का, ओके सर। ठीक है। जैसे आपका वो है, और वैसे भी अभी करेंटली नहीं है ना, आगे कुछ टाइम बाद आपका स्किल सेट तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो। हाँ सर। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं कि हम पूरा प्रिपेयर हो जाएं या फिर पूरा वेबसाइट को ही हैक कर ले, डिफेस कर ले तभी हम अप्लाई करेंगे, ये नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ में आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होना पड़ता है। अच्छा, 0 डेज के बारे में क्या जानते हो आप सभी? किसके बारे में सर? 0 डेज के बारे में क्या जानते हो? वल्नरेबिलिटी ना, वो भी एक सेंसिटिव। किसी ने कभी कुछ लिखने की मतलब प्रोग्रामिंग आती है किसी को? हाँ सर, तो बेसिक आता है पाइथन का बस। पाइथन का बेसिक आता है, मेरी भी बेसिक से स्टार्ट करा था, ठीक है। और मेरी पहली लैंग्वेज भी पाइथन ही थी। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मतलब अगर आपको इस चीज़ में और आगे बढ़ना है तो प्रोग्रामिंग भी आप लेके चलो साथ में, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो इसके बारे में, जो आपके दिमाग में आइडिया है आप उससे लिखने की कोशिश करो, तो आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। 0 डेज के बारे में मैं बता सकता था, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इस ये जो पार्ट रहेगा इसको ट्रिम कर देना, ठीक है करण? ओके सर। करण, am I audible to you? ठीक है, तो अब मैं कुछ 0 डेज के बारे में बताता हूँ कि 0 डे की पीओसी कैसी होती है और कैसे 0 डे को निकाला जाता है। सर आपने जो अभी मतलब वेबसाइट्स बताया उसको क्या आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो? नहीं, वो वेबसाइट के बारे में मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता बेसिकली, ठीक है। वो तो ये था कि आप लोग नए हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग 0 डे पे अभी से ही फोकस करना शुरू कर दो, इसलिए मैंने बस आपको एक अपना 0 डे दिखाया, ठीक है। अच्छा सर, वो जो मैंने फोटो का बोल रहा था, मतलब एडिटिंग फोटोज को भी हम लोग अगर स्कैन करके जियो लोकेशन वगैरह आईपी फाइंड कर ले उसका, सर अगर उसका स्टार्टिंग प्रोजेक्ट करना रहा तो कैसे क्या क्या करना रहेगा? स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में सबसे पहले आता है इमेज को स्प्लिट कर, इमेज के सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तुमने नोटिस करा है कभी इमेज को हमेशा हमेशा पिक्सल में क्यों काउंट करा जाता है? कभी ये चीज को नोटिस कर रहा है कि इमेज बोला क्यों, मतलब कैमरे को क्यों बोलते हैं कि वो इतना मेगा पिक्सल का है? क्योंकि उसमें काफी सारी मेगा मेगा बाइट होती है, ठीक है। छोटी छोटी बाइटों से मिलकर एक इमेज पूरी तैयार होती है, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर एक पूरी इमेज तैयार होती है। उसे स्प्लिट करके एनालाइज करा जाता है, एनालाइज करने के बाद अगर वो उस आर्किटेक्चर को मैच करता है तब जाके वो हम उसको डेटा प्री प्रोसेसिंग में शायद वो आता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में वो आता है। ये मैं एआई की बात कर रहा हूँ क्योंकि एआई के थ्रू ही आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो जब आप डेटा को प्री प्रोसेस करोगे तो आपको स्प्लिट डेटा ही चाहिए अपने मॉडल के लिए, देन आप उसको राइट कर सकते हो। फिर काफ़ी सारे ऐसे एआई के मॉडल्स हैं। फॉर कंप्यूटर विजन के लिए आप ओपन सीवी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओपन सीवी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है जिससे आप कर सकते हो। फेस डिटेक्शन, फेस रिकॉग्नाइजेशन वाला गूगल की एपीआई है, वो काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट दे सकता है जो रियल टाइम में एनालाइज कर सकती है किसी भी इमेज को, ठीक है। और कुछ?
किसी का और भी क्वेश्चन? आंसर मिला आपको अपना? हाँ सर, हाँ मिला। यस सर। आंसर मिला आप लोगों को अपना? हाँ सर, यस सर, मिला आंसर।